पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक बहुत नेक और सीधी सादी बुढ़िया रहती थी। इसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बदलू था, जो कारोबार के सिलसिले में कहीं परदेश चला गया था। छोटे बेटे का नाम फजल था, जो इसके पास रहता था, वहीं इसकी देखभाल करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन फजल बीमार पड़ गया। बहुत इलाज, मुलजिम गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब इसकी देखभाल करने वाला कोई न था। इसने अपने परदेसी बेटे बदलू को एक खत लिखा और अपनी हालत और फजल की मौत की खबर भिजवाई। इससे पहले कि बदलू की तरफ से कोई जवाब आता, एक दिन एक मुसाफिर इस बुढ़िया के पास आया और बोला, दादी, अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूं, थक कर चूर हो चुका हूं, ऊपर से रात भी होने को है। अगर इजाजत दो तो यह रात मैं आप ही के घर में ठहर जाऊं। बुढ़िया बोली, आ जाओ बेटा, क्या हर्ज है, रात ही तो रहना है, कौन सा घर उठाकर ले जाओगे? वैसे कहां से आए हो तुम? उस मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हूं दादी मां। सरसरी तौर पर दूसरी दुनिया से मुराद मुसाफिर के लंबे सफर की थी, लेकिन बुढ़िया बेचारी, जो बहुत ही सादा थी और इसके दिलो दिमाग पर बेटे की मौत का असर था, इसलिए वह गौर से उस मुसाफिर को देखने लगी, क्योंकि अपने दिल को समझाने के लिए वह भी अक्सर यही कहा करती थी कि इसका बेटा अब दूसरी दुनिया में चला गया है। मुसाफिर की जुबान से दूसरी दुनिया का नाम सुनकर फौरन उसे अपने मरहूम बेटे की याद आ गई और एक सर्द आ भर करर बोली, बेटा, क्या तुम सचमुच दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा बेटा फजल भी पिछले ही महीने दूसरी दुनिया में चला गया था, क्या वह भी तुमसे कभी मिला है? मुसाफिर, जो निहायत ही चालाक था, वह बुढ़िया की सादगी को भांप गया और बोला, ओ, वह फजल आपका बेटा है दादी मां, मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूं। मैं और वह एक ही कोठड़ी में रहते थे, बहुत अच्छा लड़का है, फजलू मियां। बुढ़िया मुसाफिर के और भी करीब आकर बैठ गई और हसरत भरी नजरों से इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, कैसा है? मेरा फजल क्या करता है? वहां मुसाफिर बोला, कुछ खास अच्छा नहीं है, अभी तो उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला, बेचारा बकरियां चराया करता है। बुढ़िया ने बहुत दुखी होकर कहा, हाय हाय, गजब हो गया, मेरा बेटा बकरियां चराता है, बेचारा मारा मारा चरागाह में फिरता होगा, वहां भी आराम नसीब नहीं हुआ। बेचारे को बुढ़िया के दुख में और भी इजाफा करने के लिए मुसाफिर ने कहा, बिल्कुल अम्मा, बेचारा सर झाड़ मुंह फाड़ मारा मारा फिरता है, कपड़े भी तार तार हो गए हैं बेचारे के। यह सुनकर बुढ़िया का दिल भर आया। उसने इस मुसाफिर से पूछा, तुम कब वापस जाओगे बेटा? मुसाफिर ने जवाब दिया, मां जी, परसों मुझे वहां पहुंचना है। बुढ़िया कहने लगी, तो फिर मेरा एक काम कर दो बेटा, मेरे पास 40 गज कपड़े का एक थान रखा है, तुम वो थान और कुछ रुपए मेरे फजल को दे देना, और इसके साथ 50 नकद भी देती हूं। मुसाफिर ने रात बड़े आराम से गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया का सफाया करके चलता बना। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया का बड़ा बेटा भी परदेश से लौट आया। आते ही पहले तो मां बेटा दोनों एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए, फिर फजल की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया। एक दिन बातों बातों में मां ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, जब तुम नहीं आए थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी एक रात गुजारने हमारे घर आया था। उसने तुम्हारे भाई फजल के बारे में मुझे सब कुछ बताया। दूसरी दुनिया में वह आदमी और फजल एक ही कोठड़ में रहते हैं। बता रहा था कि फजल अभी तक तो बकरियां ही चराता है, बेचारे के कपड़े भी फट गए हैं। मैंने एक थान कपड़ा और 50 नकद फजल के लिए इसके हाथ भेज दिए हैं। बुढ़िया की यह बातें सुनकर बदलू चौंक पड़ा। घाट घाट का पानी पीकर वह अब इतना सीधा नहीं रहा था। अब वह ऐसी चालबाजियां को खूब समझने लगा था। चुनांचे वह बोला, अम्मा, तुम वाकई बहुत हो, भला दूसरी दुनिया से भी कोई वापस आता है? तुम जमाने के हेरफेर नहीं समझती। बदलू को रह रहकर अपनी मां की सादगी और मुसाफिर की चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। वह अपनी मां को सादा और बेवकूफ समझ रहा था। फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा अम्मा, तुम आराम से घर में रहो और मैं किसी काम से जा रहा हूं। बदलू ने दिल में सोचा कि नाक की सीध में चलता जाऊंगा और इस वक्त तक चलता रहूंगा जब तक मुझे कोई अपनी मां से ज्यादा सीधा और बेवकूफ नहीं मिल जाता, और फिर जब तक इस नुकसान को पूरा ना कर लूं, घर वापस नहीं लौटूंगा। यह सोचकर वह नाक की सीध में चल दिया। दिल ही दिल में वह कुछ मंसूबे बनाता चला जा रहा था। दूर से ही उसे एक गांव दिखाई दिया। वह सीधा इसी गांव की तरफ चलता गया। बस्ती से बाहर जब वह एक जमींदार की हवेली के पास पहुंचा
तो रुक गया। देखा कि खूब मोटी ताजी बकरी बंधी हुई है। पास ही इसके 3 खूबसूरत मेमने बैठे हैं। बदलू भी वहीं घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया और बकरी को झुक झुक कर सलाम करने लगा। कमरे की खिड़की से जमींदार की बीवी यह सारा तमाशा देख रही थी। इसने नौकरानी को बुलाकर कहा, जरा बाहर जाकर देखो कि वह आदमी हमारी बकरी को इस तरह झुक झुक कर सलाम क्यों कर रहा है। नौकरानी ने जाकर पूछा, ए भले आदमी, यह हमारी बकरी तुम्हारी क्या लगती है जो तुम उससे इस तरह सलाम करते जा रहे हो? बदलू ने जवाब दिया, ए बीबी, इसी की तलाश में तो मैं मारा मारा फिर रहा था। जिसे तुम बकरी समझती हो वही तो मेरी बीवी की रिश्तेदार है। कल मेरे लड़के की शादी है। सभी रिश्तेदारों को दावत दी जा चुकी है। सिर्फ इसी का एक पता नहीं चलता था। मैं उसे अभी शादी में आने के लिए दावत देने आया हूं। अगर मालकिन साहिबा इजाजत दे दें तो मेरी और मेरी बीवी की तरफ से गुजारिश है कि यह भी अपने बाल बच्चों समेत शादी की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। नौकरानी ने जाकर मालक को बताया तो दोनों खूब हंसी कि यह शख्स भी कितना बेवकूफ है जो एक बकरी जैसे जानवर को अपनी बीवी की रिश्तेदार समझता है और साथ अपने बड़े लड़के की शादी पर मधु कर रहा है। अच्छा होगा कि उसे और भी बेवकूफ बनाया जाए ताकि दूसरे लोग भी इसकी बेवकूफी पर हंसे। मालकर ने फौरन नौकरानी के जरिए कहला भेजा कि अगर यह इसकी रिश्तेदार है तो इसके रिश्तेदारों को शादी में शिरकत करने पर हमें कोई ऐतराज नहीं, मगर इस बेचारी को तुम्हारा घर ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे भी अपने साथ लेते जाओ। मालकिन ने नौकरानी को हुक्म दिया कि हमारी बकरी साहिबा अपने रिश्तेदारों की शादी में तशरीफ ले जा रही हैं। उन्हें खूब सजा दो। सर्दी बहुत ज्यादा है मेरा, वो रुईदोसो संगीत थोड़ी होती है, जरा ठाठ से सवार होकर जाएगी। चुनांचे मालिक और उसकी नौकरानी ने बकरी और इसके मेमनों को खूब सजाया और गाड़ी में 2 घोड़े जुट कर पकड़ी और इसके बच्चों को बड़ी शान से गाड़ी में बिठाया और लगाम बदलू के हाथ में माते हुए कहा, भाई कोचवा तो घर पर नहीं है, हिम्मत करके आप खुद ही कोचवा करो, लेकिन गाड़ी जरा धीरे से चलाना। ऐसा ना हो कि हमारी बकरी साहिबा या इसके बच्चों में से किसी को चोट लग जाए। अच्छा, अलविदा। बकरी साहिबा बदलू ने जवाब दिया, आप बेफिक्र रहिए मालकिन साहिबा। उसने घोड़ों की लगाम थामी और अपनी राह ली तो 2 घोड़ों की गाड़ी में सजी हुई बकरी यूं विदा हो रही थी जैसे कोई दुल्हन अपने मैके से विदा होती है, और बदलू इस ठाठ से गाड़ी हाँक रहा था कि जैसे कोई दुल्हन को लिए जा रहा हो। यह तमाशा देखकर मालिक और इसकी नौकरानी के हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। जब तक गाड़ी उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई उनकी हंसी ने रुकने का नाम ना लिया। थोड़ी देर बाद जमींदार भी घर पहुंचा तो बीवी को बहुत खुश पाया। दरअसल वो सोच रही थी कि जब वो मियां को इस शख्स की बेवकूफी का किस्सा सुनाएगी तो वह बेहद खुश होगा। किस्सा शुरू करने से पहले मालिक ने जब नौकरानी की तरफ देखा तो इसके होठों पर भी वही शरारत भरी मुस्कुराहट खेल रही थी। फिर क्या था मालिक, कह के लगा लगाकर हंसने लगी। मारे हंसी के इसका बुरा हाल था। इसकी हंसी जब जरा धीमी पड़ी तो जमींदार ने पूछा कि आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। बीवी ने कहा, अजी पूछो मत, आज तो कमाल ही हो गया। कितना मजा आ रहा था। तुमने तो देखा ही नहीं कि कैसे एक अजीबोगरीब बेवकूफ यहां आया था और घुटने टेक टेक कर हमारी बकरी के सामने बहुत देर तक ऐसे झुका रहा जैसे कोई अकीदतमंद अपने रूठे हुए पीर को मनाता है। वह बार बार उसे झुक झुक कर सलाम कर रहा था। पूछने पर बोला कि यह बकरी साहिबा इसकी बीवी की रिश्तेदार है और वह उसे अपने लड़के की शादी में शिरकत की दावत देने आया है। यह कहते कहते बीवी तो हंसी चली जा रही थी, मगर जमींदार को गुस्सा आ रहा था। जमींदार ने कहा, कहां? हाँ, मैं समझ गया। तुमने क्या किया होगा? तुमने बकरी और इसके मेमनों को इस अजीब आदमी के हवाले कर दिया होगा। यही किया है ना तुमने? पालिकन बोली, बिल्कुल यही तो किया है हमने, बल्कि उसे और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए बकरी को खूब सजाया और उसे अपना रुइया दिया। इसी तरह इसके बच्चों को भी सजाकर 2 घोड़े वाली बग्घी में भेजा है। तुम भी जरा देखते तो मजा आ जाता। किस ठाठ के साथ अपने रिश्तेदार के साथ जा रही थी बकरी साहिबा। जमींदार बोला, बस रहने दो। क्या इसके रिश्तेदार का भी कुछ अता पता पूछा तुमने? बीवी ने जवाब दिया, नहीं, यह तो हमने पूछा ही नहीं। जमींदार बोला, तो इसका मतलब यह है कि बेवकूफ वह नहीं था, बल्कि वह तुम सबको बेवकूफ बना गया है। जमींदार को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किधर गया है वह?
जमींदार ने जल्दी से पूछा। बीवी ने उंगली से इशारा करते हुए बताया। इधर को जमींदार ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और इसका पीछा करने लगा। बदलू को पहले ही शुभा था कि अगर जमींदार को पता चल गया तो वह जरूर इसका पीछा करेगा। रफ्ता रफ्ता उसे महसूस होने लगा जैसे कोई शख्स इसका पीछा कर रहा हो। इसने अपने घोड़ों का रुख एक घने जंगल की तरफ मोड़ दिया। घोड़ों और गाड़ी को झाड़ियों की ओट में खड़ा करके खुद जंगल से बाहर आया और अपनी टोपी उतारकर जमीन पर अंधी रखकर बैठ गया। इतने में जमींदार भी उधर से आ निकला। इसने बदलू से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, इधर तुमने किसी को 2 घोड़ों की गाड़ी में जाते हुए भी देखा है? बदलू ने जवाब दिया, जी हां, देखा तो था हुजूर। इस घोड़े गाड़ी में एक बकरी और इसके 3 मेमने भी सवार थे, मगर उसे निकले तो काफी देर हो चुकी है। जमींदार बोला, किस तरफ को गया है वह, मुझे इसको पकड़ना है। पदरू ने पूछा, क्या आप इस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस रास्ते में कई मोड़ आते हैं, रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है, ऐसा ना हो कि आप खुद भी भटक जाएं। जमींदार ने इसकी खुशामद करते हुए कहा, अरे भाई, अगर यह बात है तो तुम मेरी मदद करो, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। आ जाओ, मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। बदलू ने कहा, नहीं हुजूर, मैं नहीं जा सकूंगा। मेरी इस टोपी के नीचे एक शिखरा बैठा है, मैं इसी की निगरानी कर रहा हूं। शिखरा एक बांस जैसे परिंदे को कहते हैं। जमींदार ने कहा, इनकार ना करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लो और तुम ही चले जाओ। तुम्हारे इस शिखरे की निगरान मैं करूंगा। बदलू ने जोर देते हुए कहा, तो ख्याल रखना कहीं यह उड़ ना जाए, बहुत ही कीमती शिखरा है। ये कहीं खो गया तो मेरा मालिक मुझे कच्चा चबा जाएगा, इसीलिए तो मैं ना जाने की जिद कर रहा हूं। जमींदार ने पूछा, वैसे क्या दाम होंगे इस शिखरे के? बदलू ने जवाब दिया, यही कोई 0-0 का होगा। जमींदार ने तसल्ली देते हुए कहा, तो फिर परवाह मत करो, अगर यह खो गया तो इतनी रकम मैं तुम्हें अदा करूंगा। बदलू ने बात बनते हुए दे देख कर कहा, नहीं सरकार, जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। जमींदार ने अपनी जेब में हाथ डाला और रकम बदलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरी जुबान पर तमाज नहीं तो यह 0-0 जमानत रख लो। बदलू ने रुपए लेकर जेब में डाले और इसी के घोड़े पर सवार होकर चलता बना और जमींदार साहिब खाली टोपी की पहरेदारी करते रहे। इंतजार करते करते घंटों बीत गए, लेकिन बदलू वापस ना लौटा। इंतजार की घड़ियां लंबी होते देखकर जमींदार उकता गया। सोचा कि टोपी के नीचे तो देखें कि कुछ है भी या नहीं, अगर नहीं है तो बेकार का इंतजार करने से क्या फायदा। उसने टोपी को धीरे धीरे उठाना शुरू किया। देखा तो कुछ भी ना था। जमींदार चिल्लाया, बदमाश कहीं का लगता है, यह वही शख्स था जिसने मेरी बीवी को भी बेवकूफ बनाया था। जमींदार ने नफरत से जमीन पर थूका और घर की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बदलू भी 3 खूबसूरत घोड़े, एक बग्घी और 3 नन्हे नन्हे बच्चों वाली सेहतमंद बकरी लेकर घर पहुंच चुका था। जाते ही अपनी मां से बोला, अम्मा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं तो समझता था कि एक तुम ही सीधी सादी हो, लेकिन देखा तो दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सीधे साधे लोग मौजूद हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा